बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। डेली की तरह बेटा वही 2-3 लाइंस के ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं ड्यू टू कोरोना वायरस, जो कि डे बाय डे इंटेंस होता जा रहा है। नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं। मैं पहले भी एक दिन बात की थी कि पहले हम जो पेशेंट्स थे कोरोना वायरस के, इनके बारे में हम न्यूज़ में सुनते थे, और अब कंडीशन ये है कि हमें पता चलता है कि हमारे एरिया में फ़लाँ जगह पे फ़लाँ जो है ना घर में, या फ़लाँ घर को सील कर दिया गया क्योंकि उसमें से कोरोना जो विक्टिम्स थे वो अपीयर हुए। तो मतलब ये कहने का है कि चीज़ें इंटेंस होती जा रही हैं। तो बड़ा आपसे बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील है कि आप अपने घर पे रहें, सेफ़ रहें, घर वालों को भी सेफ़ रखें। इसके साथ साथ ये नहीं समझें कि ये जो आपका एकेडमिक ईयर चल रहा है, अगर आपसे फीडबैक नहीं ली जा रही फ़िलहाल, या अब तो स्टार्ट हो गया होगा टेस्ट सिस्टम आपका, या टीचर्स सर पे नहीं है पूछने के लिए, तो इट डज़ंट मीन कि आप फुली रिलैक्सड हैं कि पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो कोई मज़ाक़ा नहीं है इसमें। ऐसा बिल्कुल नहीं। अपना डेली का काम आप लोग डेली कीजिए। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, जब आप कैंपसेस में आएंगे इंशाल्लाह तो आपके टीचर्स की फ़र्स्ट आपसे जो रिक्वायरमेंट होगी वो यही होगी कि बेटे अपने लेक्चर नोट्स दीजिए, कहाँ पे आपने अपने लेक्चर्स बनाए। तो जहाँ पे फिर अगर आप मतलब डंडी मारेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैंने बोर्ड पे हेडिंग लिखी है, लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम ज़रा प्रीवियस लेक्चर को देख लें। हमने लास्ट टाइम सीखा गया था, हमने लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले प्रिंसिपल बताया कि किस तरह गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है। टेम्परेचर को आप जो है वो लो कर देते हैं, प्रेशर को हाई कर देते हैं। प्रेशर को हाई करने से मॉलिक्यूल्स, गैसेस के मॉलिक्यूल्स करीब आ गए, टेम्परेचर को लो करने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो थी वो कम हो गई। तो इस तरह मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अपीयर होती हैं। जैसे ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अपीयर होना शुरू हो जाए, इट मीन्स के गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है, लिक्विफेक्शन स्टार्ट हो गई है। अब डिफरेंट गैसेज हैं, किसी गैस को आप किसी टेम्परेचर पे लिक्विफाई कर सकते हैं, किसी गैस को किसी टेम्परेचर पे। इसका मतलब फिर हमें डिफरेंट गैसेस के लिक्विफाई होने का वो मिनिमम टेम्परेचर पता होना चाहिए। तो वो जो टेम्परेचर था उसे आपने लिक्विड्स के लिहाज से डिफाइन किया था। आपने कहा था कि मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ तक कोई गैस लिक्विड एज लिक्विड एग्जिस्ट कर सके, आप उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहा था। क्रिटिकल प्रेशर को भी हमने डिफाइन किया, हमने कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखा। उसमें आपके पास ऑक्सीजन की एग्जाम्पल थी, 154.4 केल्विन था। इसी तरह अमोनिया की एग्जाम्पल भी हमने देखी थी। नेक्स्ट बेटे, जैसे ही हम आगे गए, हमने पोलर नॉन पोलर गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर के बारे में बात की कि नॉन पोलर जो हैं इनके क्रिटिकल प्रेशर ज़्यादा कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ता है इन्हें लिक्विफाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जल्दी अपीयर नहीं होती। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अपीयर हो गई तो टेम्परेचर कम नहीं करना पड़ रहा। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अपीयर नहीं हो रही तो आप टेम्परेचर कम करें, शायद फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अपीयर हो, टेम्परेचर और कम करें, प्रेशर बढ़ाते जाएं, एक खास टेम्परेचर पे आके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अपीयर होना शुरू हो जाती है, गैस लिक्विफाई होना शुरू हो जाती है। तो टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ा आपको नॉन पोलर गैसेस के केस में। पोलर गैसेस के केस में ज़रा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जल्दी अपीयर हो गई, आपको टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं करना पड़ा। इसका मतलब पोलर गैसेस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, नॉन पोलर गैसेस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर लो है, कम है। इसके बाद क्रिटिकल प्रेशर की भी हमने डेफिनेशन देख ली थी। लास्ट में हमने क्रिटिकल वॉल्यूम की डेफिनेशन देखी, और क्रिटिकल वॉल्यूम की डेफिनेशन के बाद हमने ऑक्सीजन की एग्जांपल भी देखी थी, और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था बेटे लिक्विफेक्शन को या इसके मेथड्स को। तो मैंने आपसे कहा था कि लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन है जो आप पढ़ेंगे। लिंड्स मेथड की जो बेसिस थी वो जॉउल थॉमसन इफेक्ट था। ठीक है, जॉउल थॉमसन इफेक्ट क्या था मैं आपको बता चुका था कि अगर आप गैस को कंप्रेस करें और सडन एक्सपेंशन अलो करें टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, यानी कि यहाँ पे गैस कंप्रेस है, आपने क्या किया, इस कंप्रेस गैस को ठंडा होने दिया, एक्सपैंड होने दिया। तो जब एक्सपेंशन होगी तो कूलिंग कहाँ होगी। कूलिंग क्यों थी? एक्सपेंशन के लिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना था, ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए थी, और गैस अपनी ही एनर्जी इस्तेमाल करती थी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। तो आज हम बेटे लिंड्स मेथड स्टार्ट कर रहे हैं।
तो लिंड्स मेथड क्या है या इसको किस तरह हम लेकर चलेंगे, टाइम भी साथ साथ देखते जाएंगे ताकि विद इन टाइम हम अपने काम को कंप्लीट करें जी। तो लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन में सबसे पहले तो आप बताएंगे कि इसकी बेसिस क्या है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बेस्ड अपॉन जॉल थॉमसन इफेक्ट, बेस्ड अपॉन जॉल थॉमसन इफेक्ट। बड़ी ही ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, आया भी हुआ है। आपको पता है कि जब एमसीक्यू के लिए कोई बात आती है तो मैं उसे हाईलाइट करने के लिए बबल्स में इनक्लोज कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यू। ठीक है। अब जॉल थॉमसन इफेक्ट आपको पता है, पहले आप गैस को कंप्रेस करेंगे और उसके बाद आप गैस को सडनली एक्सपैंड होने देंगे। तो मैं सबसे पहले जो मेथड है, जो ऑपरेटस है, उसकी डायग्राम बनाऊंगा और उसके बाद फिर हम आगे लेकर चलेंगे जी बात को। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास एक कंप्रेसर होगा। कंप्रेसर को हम रेड से शो कर देते हैं बिकॉज गैस विल कंप्रेस ओवर हेयर। तो लेट्स से ये आपके पास कोई कंप्रेसर है और कंप्रेसर को हम इस तरह शो कर देते हैं कि लेट्स से इट इज़ अ कंप्रेसर। ठीक है। अब ये जो कंप्रेसर है, यहाँ पे क्या होगा, गैस को कंप्रेस किया जाएगा या एयर को कंप्रेस किया जाएगा। एयर कहाँ से ली जाएगी, यहाँ से, इस एंड से फ्रेश एयर को लिया जाएगा। ठीक है। और उसे कंप्रेस किया जाएगा। कंप्रेस करने के बाद इस फ्रेश एयर को आप अपवर्ड भेज देंगे। डायग्राम देखते जाइएगा मैं किस तरह बना रहा हूं। जैसे मैं बना रहा हूं आप भी वैसे ही स्टार्ट कीजिएगा ताकि आपको लंबे अरसे तक याद रहे। ठीक है। आपने क्या किया, इस कंप्रेस एयर को भेजा यहाँ पे और ये जो पाइप था इसके ऊपर कोई रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड भी अटैच है। मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ कि यहाँ पे कोई रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड जो है वो आपने लगा दिया। मैं अभी लेबल भी कर दूंगा इसे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इस गैस को आपने स्पाइरल पाइप्स में भेज दिया। इस कंप्रेस्ड गैस को आपने स्पाइरल पाइप्स में भेज दिया। ले जी, इस तरह कर देते हैं जी हम। ठीक है। और ये यहाँ पे आपके पास कोई कलेक्टर है जहाँ पे गैस कलेक्ट होगी। ऊपर से आपने इसे इनक्लोज कर दिया। इस सिलेंडर को आपने ऊपर से क्या किया जी, इनक्लोज कर दिया। ले जी। ठीक है। और यहाँ से आपने एक कनेक्शन दिया जो कि डायरेक्ट, चले जी मैं यहाँ से कर देता हूँ, अकॉर्डिंग टू द बुक चले जाते हैं, जो कि डायरेक्ट यहाँ पे कंप्रेसर में जा रहा है। ले जी मैं यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ इसे। ठीक है। अब होगा क्या, ज़रा बात को सुन लीजिएगा। यहाँ से आपने भेजा फ्रेश एयर को। फ्रेश एयर जिसका प्रेशर कितना था, 1 atm। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 atm प्रेशर। फ्रेश एयर जिसका प्रेशर क्या था, 1 atm। यहाँ पे आई, कंप्रेसर था जी ये। कंप्रेसर ने क्या किया, फ्रेश एयर को कंप्रेस किया। मैं इसे भी लेबल कर देता हूँ कि ये क्या है, कंप्रेसर है। कंप्रेसर क्या करेगा, इस एयर को कंप्रेस करेगा। कितने प्रेशर तक, अप टू 200 atm। 200 atm तक फ्रेश एयर को 1 atm से लेके इतना प्रेशराइज कर दिया कि कंप्रेसर ने, कि एयर का प्रेशर कितना हो गया, अब यहाँ पे 200 atm। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया तो इट मीन्स के गैस जो थी इसकी एनर्जी बढ़ गई और टेम्परेचर भी बढ़ गया। अब होगा क्या, ये जो एयर है इससे भेजा जाएगा अपवर्ड, कहाँ पे, इस तरफ। अब ये जो ब्लू कलर में मैंने इस पाइप के अराउंड आपको क्या किया जी, दिखा दिया, ये आपके पास कोई रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड है। मैं इसे ज़रा ब्लू कर देता हूँ। ब्लू मोस्टली हम ज़रा कूल कलर जो है वो समझते हैं,
तो मैंने यहाँ पे ये कूल या ब्लू कलर इसलिए कर दिया ताकि आपको आइडिया रहे कि ये रेफ्रिजरेटिंग, यहाँ पे कोई लिक्विड जो था वो हमने इन्वेलप कर दिया। यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ कि ये आपके पास कोई रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड है। बेटे चीज़ें एक बार डायग्राम आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई तो फिर समझिएगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड है जी, कोई भी हो सकता है, टेट्राइथाइलाइड भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकती है, कोई भी लिक्विड हो सकता है ये, ठीक है। उसके बाद ये एयर यहाँ पे आई और यहाँ पे आने के बाद इन स्पाइरल पाइप्स में से पास करेगी और यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो कुछ लिक्विड भी कलेक्ट हुआ है, ठीक है। वो लिक्विड क्या है मैं सारी बातों को डिस्कस करूँगा अभी। अब ज़रा पहले आप समझ लें कि हमने बनाया क्या डायग्राम में या अभी तक किया क्या। इस प्रोसेस में कुछ इस तरह होगा कि फ्रेश एयर को लिया और उसे कंप्रेस किया। फ्रेश एयर को जब आपने कंप्रेस किया अप टू 200 atm, तो उस कंप्रेस्ड एयर को फिर आपने इन पाइप्स में से गुजारा जिनके अराउंड आपने क्या किया, रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड जो था वो प्लेस किया था। ये लिक्विड क्या करेगा, ये आती हुई एयर की एनर्जी को ले लेगा, यानी कि जो कंप्रेस्ड एयर थी उसकी एनर्जी कम हो गई, यानी कि उसका टेम्परेचर कम हो गया, हीट एनर्जी कम कर दी गई। इसका मतलब यहाँ पे जब एयर कंप्रेस थी उसकी हीट थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन जब यहाँ से गुजरी तो इस लिक्विड ने हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया और एनर्जी जो थी वो कम कर दी गई, ठीक है। अब जब ये एयर यहाँ से पास करके इस तरफ आती है तो इन कूलिंग पाइप्स में से गुजरेगी। अब इस कंप्रेस्ड एयर की जो हीट है या एनर्जी है वो और भी कम हो जाएगी। एनर्जी कम होने के बाद जब वो इस जेट होल में से पास करेगी तो सडनली एक्सपेंड होगी तो कूलिंग काज होगी, एयर जो है वो कूल हो जाएगी, टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा। उसके बाद इस एयर को दोबारा यहाँ से भेजा जाएगा, दोबारा ये कूल होगी और कूल होने के बाद जब ये बाहर आएगी तो नई आने वाली एयर को ठंडा करती जाएगी। इस प्रोसेस को आप बार बार रिपीट करते जाएंगे। कंप्रेस्ड एयर का टेम्परेचर बार बार कम होते होते जब अपने क्रिटिकल टेम्परेचर के करीब पहुंच जाएगा तो एयर जो है ये लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगी। तो मैं इस सारे प्रोसेस को इन पॉइंट्स जो है वो मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। आपने किया क्या, आपने डायग्राम आपको दिखा दी गई है। इस डायग्राम में क्या हो रहा है मैं वो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। कंप्रेस्ड, आपने कंप्रेस किया या चलें कंप्रेस फ्रेश एयर कहां तक किया जी, अप टू 200 atm आपने फ्रेश एयर को 200 atm तक क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। 200 atm तक कंप्रेस करने के बाद आपने क्या किया, ये जो एयर थी इसे अब आपने पास करवाया कहाँ से, थ्रू पाइप जिनके अराउंड क्या है, रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड जो था वो प्लेस किया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे पॉइंट बना रहा हूँ, मैंने कहा जी कि पास दिस कंप्रेस एयर थ्रू पाइप्स हैविंग रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड्स। आपने रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड जिस पाइप के राउंड था वहां से ये एयर पास हुई। रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड ने क्या किया, इस एयर की हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेगा या सादा अल्फाज में कहूं तो टेम्परेचर को कम कर देगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं विच विल डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड एयर, जो कि कंप्रेस्ड एयर के टेम्परेचर को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। नेक्स्ट, अब जब यहां से एयर पास होगी तो अब इन स्पाइरल पाइप्स में से एयर पास होगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहां पे लिख देता हूं कि एयर विल पास थ्रू स्पाइरल पाइप या कंप्रेस्ड एयर विल पास थ्रू
स्पाइरल पाइप्स, आपने क्या किया, कंप्रेस एयर को स्पाइरल पाइप्स में से पास किया, उससे क्या होगा, स्पाइरल पाइप्स में से जब एयर पास होगी तो उसका जो टेम्परेचर है और भी कम हो जाएगा। एंड मैं यहां पे लिख देता हूं टेम्परेचर फर्दर रिड्यूस्ड, और टेम्परेचर क्या हो गया जी, फर्दर रिड्यूस हो गया। अब नेक्स्ट आप क्या कर रहे हैं, अब ये जो कंप्रेस्ड एयर थी जिसका टेम्परेचर आपने एक बार यहां पे कम कर दिया, उसके बाद आपने यहां पे भी कम कर दिया, अब ये कंप्रेस्ड एयर पास होगी थ्रू जेट होल, ठीक है, और एक्सपैंड होगी। अब ये जो कंप्रेस्ड एयर है, कंप्रेस्ड एयर विल पास थ्रू jet hole and will expand, सॉरी, जेट होल में से पास होगी और एक्सपैंड हो जाएगी। जब एक्सपैंड होगी तो क्या होगा, कूलिंग होगी, विल एक्सपैंड एंड गेट्स कूल। अब ये जो एक बार एयर कूल होने के बाद अपवर्ड आपको साइन दिखाया जा रहा है, ये ठंडी होने के बाद ऊपर से फर्दर आने वाली एयर को भी ठंडा करेगी, ठीक है। और मैं यहां पे लिख देता हूं कि एंड कूल्स इनकमिंग एयर, और ये आने वाली नई एयर को भी क्या करेगी, ठंडा करेगी। आपने और आने वाली नई एयर को ठंडा भी करेगी और यहां से वापस कंप्रेसर तक भेज दी जाएगी जब तक कि लिक्विफाई ना हो जाएगी, और दोबारा ये कंप्रेसर में चली जाएगी और दोबारा ये सारा प्रोसेस रिपीट होगा। जब टेम्परेचर कम होते होते क्रिटिकल टेम्परेचर तक कम हो जाएगा तो इट मीन्स कि अब गैस लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगी और ये नीचे आपको लिक्विड फॉर्म में गैस दिखा दी गई, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि रिपीट दिस प्रोसेस, स्पेल मिस्टेक आ रही है जी आज काफी, रिपीट द प्रोसेस, आपने इस प्रोसेस को रिपीट करना है एंड गैस विल लिक्विफाई, और गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाई। और एक बार रिपीट करने से नहीं होगी, आप काफ़ी बार रिपीट करेंगे जब तक के टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर तक ना हो चला जाए, ठीक है। अब एक बात आपने याद रखनी है, वो क्या कि हाइड्रोजन और हीलियम को आप इस प्रोसेस से लिक्विफाई नहीं कर सकते, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हाइड्रोजन एंड हीलियम कैन नॉट बी लिक्विफाइड cannot be liquefied by this process या by this method, कि इस मेथड से आप हाइड्रोजन और हीलियम को लिक्विफाई नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये लाइन है, ये बेटे आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है। ये पूछी गई है एमसीक्यू में और अक्सर इसको क्वेश्चन बना के भी पूछ दिया जाता है कि वाई हाइड्रोजन एंड हीलियम कैन नॉट बी लिक्विफाई बाय लिंड्स मेथड। अच्छा, इसके साथ साथ ना आपने ये भी देखना है कि कंप्रेस्ड एयर को जब आपने एक्सपैंड होने दिया तो जब ये कंप्रेस थी तो इसका प्रेशर 200 था और आपने इसे एक्सपैंड किया तो प्रेशर कम हुआ और कहाँ पे चला गया, 1 atm पे। ये बुक में लाइन लिखी हुई है, आप भी इसे ज़रा देख लीजिएगा। वापिस आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम को इस प्रोसेस से लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। क्यों? आपने बताना है कि हाइड्रोजन और हीलियम जो हैं इनके साइज बहुत स्मॉल हैं। सबसे पहले तो आपने बता देना है कि ये नॉन पोलर गैसेज हैं, ठीक है। एक तो ये क्या है, नॉन पोलर गैसेज हैं, ठीक है, पहले नंबर पे आपने बता दिया। दूसरे नंबर पे आपने बता देना है कि इनके साइज बहुत स्मॉल हैं, साइज वेरी स्मॉल, और साइज जितना ज़्यादा कम होगा गैस को लिक्विफाई करना उतना ही मुश्किल होगा।
तो ये आपको बेटे बात जो है यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गैस को लिक्विफाई करना है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बिल्कुल हाँ। गैस को लिक्विफाई करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। को लिक्विफेक्शन फैक्टर्स क्या हैं, मैं सिंपल फैक्टर्स लिख रहा हूँ, आप इसे ज़रा कंप्लीट लिख लीजिएगा कि जब आपने गैस को लिक्विफाई करना है तो गैस का लिक्विफाई होना किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहला फैक्टर जो है दैट इज साइज। किसका साइज? साइज ऑफ मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि गैस की बात हो रही है तो ऑब्वियसली गैस के मॉलिक्यूल के बाद। उसके बाद शेप ऑफ मॉलिक्यूल, साइज पे भी डिपेंड करता है, शेप पे भी। शेप पे क्यों? अगर तो गैस मॉलिक्यूल की शेप ऐसी है, पोलराइज्ड सी शेप है, तो इसका मतलब जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा, क्योंकि पोलराइज्ड शेप है तो पोल्स जल्दी अपीयर होंगे और जल्दी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अपीयर होंगी और गैस लिक्विफाई हो जाएगी, नहीं तो लिक्विफाई होना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा जो यहाँ पे फैक्टर है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जल्दी अपीयर हो जाए तो गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़रा देर से अपीयर हों तो गैस का लिक्विफाई होना उतना ही थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर थे जो बेटे आपको पता होने चाहिए कि लिक्विफेक्शन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। लें जी, यहाँ तक मेरा लिंड्स मेथड वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि ईच एंड एवरीथिंग आपने जो है वो सीख ली होगी इसमें थ्योरेटिकली, कि इसमें आपको सिखाया क्या जा रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। जी तो बेटे नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। ज़रा बोर्ड को रिमूव करने के लिए मुझे ब्रेक लेना पड़ा, खैर नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस है जी नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो ज़रा बेटे साथ साथ रहिएगा। नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस, कि गैसेस का नॉन आइडियल बिहेवियर कब होता है या क्या है, या इसे हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको आइडियल गैसेस के बारे में पता होना चाहिए कि आइडियल गैसेस क्या है। जी तो आइडियल गैसेस कौन सी हैं? वो कहते हैं जी कि ऐसी आइडियल गैस लिख लें, चाहे आइडियल गैसेस लिख लें, आपकी मर्जी है। कहते हैं जी कि ऐसी गैस जो कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और जनरल गैस इक्वेशन को ओबे करे, आइडियल गैस कहलाती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली विच ओबे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ एंड जनरल गैस इक्वेशन। बुक में एवोगैड्रोस नहीं लिखा तो इट डजंट मीन के एवोगैड्रोस लॉ को बे नहीं करते। आइडियल गैस एवोगैड्रोस लॉ को भी बे करेंगी एंड जनरल गैस इक्वेशन। तो वो गैसेस जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, जनरल गैस इक्वेशन को ओबे करेगी, वो बेटे आइडियल गैस कहलाएगी, ठीक है। अब आइडियल गैसेस के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है इसके बारे में थोड़ी सी आगे जाकर डिस्कशन करेंगे। तो लेकिन थोड़ा सा मेरी बात को फिलहाल ज़रा हाजिर करके अपने दिमाग को सुन लें। मैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के ऊपर आगे बात करूंगा, लेकिन मैं यहाँ से ज़रा जल्दी गुजरना चाह रहा हूँ। आइडियल गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 होगी फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, ठीक है, हमेशा 1 होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले इस लाइन को लिख रहा हूँ, मैं आगे जाके इसको डिस्कस भी करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, आपने, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अभी परेशान नहीं होना कि ये तो हमने पढ़ा नहीं अभी। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को अगर मैं फार्मूलेटिकली लिखूं तो दैट इज PV/RT।
इसे आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। बस जी, सिंपल सी बात है। यानी कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट, रेशो टेम्परेचर और जनरल गैस कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट है, इसे आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। कहते हैं जी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज ऑलवेज यूनिटी, हमेशा इसकी वैल्यू 1 होती है। किसके लिए? फॉर आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू हमेशा क्या होती है? यूनिटी होती है। इसका मतलब हर वो गैस जिसकी वैल्यू, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू यूनिटी होगी, वो क्या होगी? आइडियल गैस होगी। तो फिर हमने क्या किया? हमने कहा कि चलें कुछ रियल गैसेस जो हमारे आसपास गैसेस हैं, इनको डिस्कस करते हैं। क्या इनकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, या 1 से ज़्यादा होती है, या कम होती है? कब बहुत ज़्यादा होती है, कब बहुत कम होती है? इन चीज़ों को ज़रा डिस्कस करते हैं। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। आइडियल गैसेस जो हैं और रियल गैसेस, इनमें डिफरेंस है बेटे। आपके अराउंड जितनी भी गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में, वो सारी की सारी गैसेज रियल गैसेज हैं। लेकिन आपके जहन में कुछ बिहेवियर्स हैं क्या, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होना चाहिए। आप चाहते हैं गैसेज ऐसी हों, और वो गैसेज जो आपकी इन लॉज को फॉलो करेंगी वो रियल गैसेज हैं, वो सॉरी आइडियल गैसेज हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके घर में, मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, कोई बच्चा है लेट्स से 10th क्लास में है, आप चाहते हैं कि वो पढ़े, दिल लगा के पढ़े, ये उसका आइडियल बिहेवियर है जो आप चाहते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? वो बच्चा उतना पढ़ नहीं रहा, उतनी मेहनत नहीं कर रहा, ये उसका रियल बिहेवियर है। तो आप क्या करते हैं? आप उसके रियल बिहेवियर को बाय फोर्स मजबूर करके बैठ के पढ़ो। वो पढ़ता है, आपने उसके रियल बिहेवियर को कंडीशन अप्लाई करके आइडियल बना दिया। लेकिन जैसे आप कंडीशन हटाएंगे, वो वापस अपने रियल बिहेवियर की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब रियल गैसेस को आप आइडियल बना सकते हैं फॉर आफ्टर अप्लाइंग कंडीशंस, लेकिन रियल गैसेस एक्चुअली आइडियली बिहेवियर नहीं करती हर कंडीशन में। ठीक है, तो खैर आगे चलते हैं जी। अब हमने क्या किया? हमने 4 गैसेस ली, हाइड्रोजन ली, हीलियम ली, अमोनिया, और अमोनिया या नाइट्रोजन भी आप ले सकते हैं, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों गैसेस के लिए हमने ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के दरमियान ग्राफ बनाया। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, मैं ऑलरेडी इसके बारे में बेटा आपको बहुत कुछ बताना नहीं है, आपको जस्ट यही बताना है कि PV/RT की जो रेशो है, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहलाता है, और 1 मोल के लिए इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्यों? उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी देता हूँ कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 मोल के लिए हमेशा 1 की होती है। PV = nRT है। अगर आप 1 मोल ले लेंगे तो N = PV/RT, और ये जो हिस्सा है ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहलाता है। और अगर 1 मोल होगा तो ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। अब आगे चलते हैं जी अपनी बात को लेकर। हमने क्या किया? हमने एक ग्राफ ड्रा कर दिया। लेट्स ड्रा अ ग्राफ, किस किस के दरमियान? बिटवीन, या मैं इस तरह लिख देता हूँ, बिटवीन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी कि PV/RT वर्सेस किसके दरमियान जी? प्रेशर के दरमियान। आपने इन दोनों के दरमियान एक ग्राफ ड्रा कर देना। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे जी? इस ग्राफ की वैल्यूज को स्टडी करेंगे। और ग्राफ किन किन गैसेस के लिए ड्रा करना है? फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आप लिखेंगे जी हीलियम, हीलियम के बाद आप नाइट्रोजन गैस कह दें, और नाइट्रोजन गैस के बाद आप कह दें जी कार्बन डाइऑक्साइड। आपने एक ग्राफ ड्रा करना है किस किस के दरमियान? PV/RT और प्रेशर के दरमियान। कौन कौन सी गैसेस के लिए? हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, नाइट्रोजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। और फिर आप उस ग्राफ को स्टडी करेंगे। तो लें जी, हम विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम टू कंप्लीट द लेक्चर, हम क्या करते हैं जी? पहले ही हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। लेट्स से कि ये हमने एक ग्राफ लिया, किस किस के दरमियान? यहाँ पर y एक्सिस पे हमने ले लिया PV/RT,
और एक्स एक्सिस पे हमने लिख लिया जी प्रेशर। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने प्रेशर लिख लिया। अब होगा क्या कि आइडियल गैस के लिए लेट से अगर मैं लिख दूं कि यहाँ पे वैल्यूज 0 हैं, 0.5, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 0.5, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ग्राफ स्टेट आएगा इस तरह फॉर आइडियल गैस। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हमने ये ग्राफ बनाया इन 4 गैसेस के लिए, तो हमारे पास जो ग्राफ कर्व्स थी वो कुछ इस तरह थी कि सबसे पहले जो आपके पास कर्व आ रही थी वो हीलियम की थी, ये हीलियम के लिए कर्व थी। दूसरी कर्व आपके पास आई हाइड्रोजन के लिए। तीसरी कर्व पहले यूनिटी से कम हुई वैल्यू और फिर बढ़ी, ये थी नाइट्रोजन के लिए। और फोर्थ कर्व आपके पास कुछ इस तरह आई कि पहले वैल्यू बढ़ी, कम हुई और फिर सडनली बढ़ी, ये थी वैल्यू किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, आपने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के दरमियान एक ग्राफ बनाया और आपने देखा कि हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कर्व्स आ रही थी वो आपके पास कुछ इस तरह आ रही थी। अब इसका मतलब क्या है, देखें, अब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, अगर आप देखें तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, गैसेस, जब प्रेशर इस तरफ प्रेशर 0 है या लेट से प्रेशर कम है, और जैसे जैसे आप इस तरफ आएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। अगर आप तमाम गैसेस के लिए देखें तो कम प्रेशर पे तमाम गैसेस की जो ग्राफ लाइंस थी वो 1 के करीब थी, यानी कि जब प्रेशर कम था तो गैसेस का बिहेवियर आइडियल था क्योंकि 1 के करीब वैल्यू आ रही थी। देखें, टॉपिक आसान है, थोड़ा सा अगर आप फोकस के साथ सुनेंगे, वो गैसेस जिनकी वैल्यू ये ग्राफ 1 आ रहा होगा वो आइडियल गैसेस हैं। और आइडियल गैस के लिए मार्क ये है, स्टैंडर्ड मार्क ये है कि अगर यहाँ ग्राफ इस तरह आ रहा होगा तो आइडियल है। हमने 4 रियल गैसेस ली, उनके लिए बात की। हाइड्रोजन शुरू में अगर आप देखें तो स्टार्ट 1 से ही हो रहा है, इसका मतलब लो प्रेशर पे हाइड्रोजन आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। हीलियम, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, हीलियम का जो ग्राफ है वो यूनिटी से अवे जाता जा रहा है, डेविएट करता जा रहा है। इसका मतलब लो प्रेशर पे हीलियम आइडियल बिहेव कर रही थी, प्रेशर बढ़ा दिया तो हीलियम का जो बिहेवियर था वो नॉन आइडियल होता गया। मैं इन सारी बातों को ज़रा यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रेशर चेंज करने से PV/RT की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा, सारी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर PV/RT रिमेन सेम। PV/RT सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम होगा, प्रोडक्ट इनका सेम रहेगा। अब होगा क्या, सबसे पहले जब हमने हाइड्रोजन के लिए इस सारे, या हीलियम को सबसे पहले हम लिख रहे हैं, तो हीलियम के लिए मैं लिख रहा हूं जी यहाँ पे हीलियम गैस का बिहेवियर अगर देखें तो कहते हैं जी कि लो प्रेशर पे हीलियम जो थी वो आइडियल थी, और हाई प्रेशर पे, मैं हाई प्रेशर के लिए चलें HIGH पूरा लिख देते हैं। हाई प्रेशर के लिए हीलियम क्या हो गई, डेविएट कर गई फ्रॉम आइडियलिटी। हाई प्रेशर पे हीलियम डेविएट कर गई फ्रॉम आइडियलिटी। फिर हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन के बिहेवियर को देखा, तो हाइड्रोजन भी कुछ इस तरह ही कर रही थी। आइडियल थी एट लो प्रेशर, आइडियल एट लो प्रेशर एंड डेविएट्स फ्रॉम आइडियलिटी
डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी एट हाई प्रेशर। प्रेशर जैसे ही बढ़ाया तो आइडियलिटी से डेविएट कर गई। नाइट्रोजन को अगर आप देखें तो नाइट्रोजन का बिहेवियर किस तरह हुआ, नाइट्रोजन पहले थोड़ा सा ग्राफ डिक्रीज हुआ और उसके बाद इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के केस में क्या हुआ कि इसका जो ग्राफ था या ग्राफ लाइन क्या हुआ, फर्स्ट डिक्रीज हुई एंड देन इंक्रीज फ्रॉम यूनिटी, कि पहले ग्राफ लाइन यूनिटी से नीचे गई और फिर ऊपर आई, तो इंक्रीज फ्रॉम यूनिटी एंड डेविएट आइडियलिटी, और आइडियलिटी से क्या कर दिया, इनहराफ कर दिया, मना कर दिया। और इसी तरह अगर आप देखें बिहेवियर किसका जी, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ, तो ये गैस तो कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ थी, इसका ग्राफ कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ था, बहुत ज़्यादा पहले डेविएट किया, यूनिटी से बहुत कम हुआ और उसके बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो इसका जो बिहेवियर था दैट वाज स्ट्रेंज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिक्रीज्ड एंड देन इंक्रीज्ड फ्रॉम यूनिटी, ठीक है, यूनिटी से डिक्रीज हुआ या फिर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, एंड डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी, और आइडियलिटी से क्या किया, डेविएट किया। अब आगे तो प्रोसीड हम बाद में करेंगे टॉपिक को, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो ग्राफ हैं, ये पहले बाकी दो के ग्राफ तो यूनिटी से ऊपर ही जा रहे हैं, इनके ग्राफ यूनिटी से नीचे पहले क्यों है और उसके बाद ऊपर क्यों है। देखिए बेटे, जैसे जैसे आप ग्राफ लाइन बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी अपीयर होती हैं और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी अपीयर होती हैं। तो ये गैसेस जब इनका ग्राफ लाइन यूनिटी से नीचे था तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो थी वो डोमिनेट कर रही थी, और जैसे ही ग्राफ यूनिटी से ऊपर जाना शुरू हो गया इसका मतलब इनकी फोर्सेस ऑफ रिपल्शन जो थी वो ज़्यादा डोमिनेट करना शुरू हो गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पहले जो ग्राफ यूनिटी से नीचे गया फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो थी वो डोमिनेट हो गई, बढ़ गई, और जब ग्राफ यूनिटी से ऊपर गया तो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन जो थी वो इंक्रीज हो गई। मेरा ख्याल है कि टाइम जो लेक्चर को 35 मिनट्स हो चुके हैं आई गेस, ठीक है, 40 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब मैं इससे ज़्यादा नहीं आगे जा पाऊँगा। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कैमरामैन से, अपनी मैनेजमेंट से, कि मेरे लेक्चर को यहाँ पे रिमूव नहीं किया जाए ताकि मैं अपना नेक्स्ट काम जो है वो यहाँ से ही स्टार्ट करूँ। तो यहाँ तक बेटे सुन लें, हमने लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन पढ़ा, इजी था, मुझे डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेज पढ़ा, उसमें आइडियल गैसेज को डिफाइन किया क्या है, और फिर हमने कहा जी हम कुछ पीवी आइडियल गैसेज के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी, यूनिटी होगी। फिर मैंने क्या किया, हमने ग्राफ ड्रॉ किया, आइडियल गैस के लिए वो ये आना चाहिए था जो मैंने रेड से शो किया। फिर हमने रियल गैसेज ली और उनके लिए यही ग्राफ जो था वो ड्रॉ किया। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास ग्राफ लाइंस कुछ इस तरह आ रही थी। हाइड्रोजन का बिहेवियर क्या था, हीलियम का क्या था, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, सबके बिहेवियर को मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। आपने जब नेक्स्ट लेक्चर सुनना है पीछे वाला लेक्चर ओपन करके सामने रखिएगा और यहाँ से ही स्टार्ट कीजिएगा। तो बेटा इस नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।